हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मिशन विद देव चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने भारतीय भूगोल की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें भूगोल के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारियां पहले पार्ट में हमने इकट्ठी करी हैं। आज हम भूगोल के बारे में इसके दूसरे पार्ट में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कहां कहां पर ये चीजें लागू होती हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं हेडिंग डाल लेंगे और सबसे पहले पहली लाइन में लिखेंगे हम, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में हम समझेंगे कोई सा भी स्थान है पृथ्वी पर, अगर हमें उसका पता लगाना है तो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से ही उस स्थान की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके बाद में हम एक एक करके अक्षांश रेखाओं को अलग से और देशांतर रेखाओं को अलग से पढ़ेंगे। तो आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आपको पहले बोल देता हूं, आप लोग चाहें तो इसे राइट भी लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये एक पूर्ण वृत्त के रूप में पृथ्वी पर होती हैं। इसके बाद में अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। यहां से विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो घटती जाती है। एक्चुअली में आप इसे महसूस करेंगे, ये जो हमारी विषुवत रेखा है इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये जो गोलाई में या वृत्त में जो रेखाएं खींची गई हैं वो ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वृत्तों की लंबाई छोटी होती चलेगी और एक पॉइंट पर जाकर ये वृत्त एक बिंदु आकार का रह जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे आकर, नीचे भी जैसे जैसे आएंगे तो ये वृत्त क्या होंगे, बिंदु आकार के रह जाएंगे। अक्षांशों के बारे में अभी तक हमने लिखा है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा से ऊपर तथा नीचे की ओर इनकी लंबाई कम होती जाती है। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की गिनती पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करें हम तो सबसे पहले इस भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे प्रत्येक एक डिग्री पर एक अक्षांश वृत्त खींचा गया है। प्रत्येक एक डिग्री, यहां से यहां तक हम जाएंगे तो 90 डिग्री कंप्लीट होते हैं। एक डिग्री पर अगर एक रेखा खींची गई है तो 90 डिग्री पर तक 90 रेखाएं हो जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 90 रेखाएं और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 90 रेखाएं। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, अक्षांश और देशांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 90 ऊपर उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश और इसके बाद में एक भूमध्य रेखा। यह भी अपने आप में एक अक्षांश रेखा है और अक्षांश सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो टोटल हो जाएंगी कितनी, 181। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 181। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। 181 कई जगहों पर आपको लिखा दिखेगा 179। इसको भी हम क्लियर करते हैं एकदम। देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये जो अक्षांश वृत्त हैं उनकी लंबाई कम होती जाएगी
और जब हम यहाँ 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो अक्षांश रेखा एक रेखा ना होकर बिंदु मात्र रह जाएगी। क्या रह जाएगी? एक बिंदु मात्र। और इधर भी क्या होगा? एक बिंदु रह जाएगा। अगर इन दोनों बिंदुओं को रेखा ना माना जाए, अगर इन दोनों बिंदुओं को रेखा ना माना जाए तो फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या रह जाती है 179। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसके बाद में दो अक्षांशों के मध्य में, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी दूरी होगी? 111 किलोमीटर। और इसके बीच का जो स्थान है, ये जो पूरा स्थान है, इसके बीच के स्थान को हम कहते हैं जोन। तो फिर मैं कह सकता हूं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और इसके बीच के स्थान को, दो अक्षांशों के बीच के स्थान को हम जोन कहते हैं। इसके बाद में कुछ विशिष्ट अक्षांशों के बारे में हम समझेंगे। कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने ये भूमध्य रेखा खींची है। भूमध्य रेखा के 23.23 रेखा ऊपर की जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद में अगर और ऊपर चला जाए तो 66.5 डिग्री जो रेखा है वो उत्तर ध्रुवीय व्रत कहलाती है। उत्तर ध्रुवीय व्रत कहलाती है। ये आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में आती है, इसीलिए इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। इसी तरीके से अगर नीचे चले जाएंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुवीय व्रत, और ये जो रेखा है वो अंटार्कटिक सर्किल में आती है, इसीलिए इसे अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। ये विशेष रेखाएं 4-5 भूमध्य रेखा, इसके बाद में ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, फिर और ऊपर चले जाएं तो 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुवीय रेखा और नीचे दक्षिण ध्रुवीय रेखा। इतनी उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग एक रेगुलर क्रम में इस चीज को लिख भी सकते हैं। मैंने शुरुआत से जो बोला है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनकी संख्या 181 होती है। यदि हम बिंदुओं को रेखा ना माने तो इनकी संख्या 179 रह जाती है। यदि हम बात करते हैं आगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इसके बीच के स्थान को हम जोन कहते हैं। ठीक, इसके बाद में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर और उत्तरी अक्षांशों में चले जाएं तो 66.5 डिग्री जो रेखा है उसको उत्तर ध्रुवीय रेखा और या फिर आर्कटिक सर्किल कहते हैं। इसी तरीके से नीचे अगर जाए तो 66.5 डिग्री जो रेखा है उसको दक्षिणी ध्रुवीय रेखा या फिर अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठी की है। अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मानचित्र पर या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होती है। ये भी रेखाएं एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। यहां से ये जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। प्रत्येक रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, अतः कुल रेखाओं की संख्या होगी 360। आगे मैं बात करूं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर हो सकती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर हो सकती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोरे कहा जाता है। ये वाला जितना भी स्थान दिख रहा है दो देशांतरों, इस वाली के बीच में ये वाला जो स्थान है वो कहलाता है क्या? गोरे। इस पूरे सर्कल। अच्छा, एक मजेदार चीज ये भी है इसमें, गोरे की जो चौड़ाई है या फिर जो क्षेत्र है वो हर जगह पर एक समान नहीं होता है। गोरे की जो चौड़ाई है वो हर जगह पर एक समान नहीं होता है। ये अगर मिडिल में देखें तो ये चौड़ा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई क्या होगी? कम होती जाएगी। तो ये जो ये जो क्षेत्र है, देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा कभी फिक्स नहीं होता है। ये एक जगह पर क्या होगा? अधिकतम होगा, तो एक जगह पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा 0 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के उपयोग, देशांतर रेखाओं के उपयोग समय को निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं। समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यहां से एक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सन 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया था कि इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, उस स्थान से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा कहा जाएगा। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। और ये जो रेखा है वो इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। अगर हम एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर स्थित किसी स्थान पर पहुंच जाएं, तो उन दोनों के समयों में 4 मिनट का अंतराल होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो देशांतरों के बीच में दूरी की बात करेंगे तो 111.32 किलोमीटर, और अगर समय की बात करेंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा, यहां पर मैंने ग्लोब के रूप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझाया है। अगर और विस्तृत अध्ययन करें इसके बारे में तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कंप्लीट सर्किल बनाती हैं। आप इस ग्लोब के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो आड़ी खींची गई रेखाएं हैं और ये कंप्लीट सर्किल बनाती हैं। तो ये अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो कंप्लीट वृत्त नहीं बनाती हैं। ये उत्तर ध्रुव से शुरू होते हैं और दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। अतः यह अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। अक्षांश रेखाएं कंप्लीट सर्किल बनाती हैं और देशांतर रेखाएं हाफ सर्किल बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। इसके बाद में हमने ग्लोब के फॉर्म में इस दोनों को कंबाइन करके, अक्षांश को भी और देशांतर को भी कंबाइन करके ग्लोब के रूप में यहां पर इन्हें दर्शाया है। अक्षांश आड़ी रेखाएं और देशांतर खड़ी रेखाएं। आप देख सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, लेकिन अक्षांश जो रेखाएं हैं वो मिलती नहीं है। वो यहां से शुरू हुई और यूं घूम के फिर से वापस यहीं पर आकर मिल जाएगी। यानी कि दो अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जबकि देशांतर रेखाएं सभी की सभी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद में एक चीज और है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है, ये बात, इस स्थान को हम कहते हैं ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है इसे हम कहते हैं ग्रिड। आइए एक चीज और समझते हैं इसमें, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। आप लोग चाहें
तो इस अंतर को नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं एक साइड अक्षांश रेखाएं और एक साइड में देशांतर रेखाएं लिखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अक्षांश रेखाओं में अगर मैं कहूं, ध्यान देंगे, अक्षांश रेखाओं में अगर मैं कहूं तो अक्षांश रेखाएं मानचित्र पर या ग्लोब पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरे नंबर पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। यदि बिंदुओं को यदि रेखा न माना जाए तो इनकी संख्या 179 होती है। इधर देशांतरों की संख्या 360 होती है। अच्छा, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो एक पूर्ण वृत्त होती हैं। तीसरा नंबर, अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच का स्थान जोन कहलाता है। चौथा नंबर, दो अक्षांशों के बीच का स्थान जोन कहलाता है और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दूसरी साइड में देशांतर रेखाओं में दो देशांतरों के बीच का स्थान गोरे कहलाता है और इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। ये अंतर है इन दोनों रेखाओं में। एक अंतर और कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, लंबाइयों में कम होती चलती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वो हमेशा फिक्स होगी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है दोनों को कंबाइन करके वो ग्रेड कहलाता है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इन पर समय की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, पृथ्वी पर ये वाली जो रेखा है, सॉरी, पृथ्वी पर ये वाली जो रेखा है वो कहलाती है ग्रीनविच रेखा। इस रेखा से पूर्व दिशा की ओर यदि आप जाओगे, इस रेखा से पूर्व दिशा की ओर अगर जाओगे तो समय बढ़ता जाएगा। इस रेखा से एक रेखा आगे जाएंगे, एक रेखा पूर्व की ओर जाएंगे, तो इस जगह पर अगर 12 बज रहे हैं तो इस जगह पर समय होगा 12:04। यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का। भारत की जो स्थिति है वो देशांतरीय दृष्टि से 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 82 मान के चलते हैं हम कैलकुलेशन के तौर पर, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। अच्छा, यहां पर अगर 12 बजे हैं तो भारत में कितना समय होगा? देखिए, रेखाओं की संख्या भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच में डिफरेंस कितना है, 82 रेखाएं और आधी रेखा। 82 रेखाएं, अगर एक रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है तो 82 रेखा में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इसका, 4 दूना 8, 32, 328 लगभग। और ये यहाँ पे
अगर आप इसमें 60 का भाग दे देंगे तो लगभग आपका समय आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत में उस समय पर 5:30 हो रहे हैं। भारत की ये जो रेखा है देशांतर, भारत में जो समय का निर्धारण किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो आज वर्तमान में प्रयागराज है, 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है और इसी रेखा से भारत में समय का निर्धारण किया गया है। क्योंकि ये जो रेखा है वो भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका यहां से क्या है, भारत में समय का निर्धारण किया गया है। ठीक, उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जितनी ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग हमें बताएं, और अगर कुछ कमी लग रही है आपको तो आप उसे भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।